नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज़ूलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में और वो टॉपिक है द इम्यून सिस्टम। तो यह टॉपिक आज के संदर्भ में बहुत ही रिलेवेंट हो जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कोरोना की वजह से, कोरोना पैंडेमिक की वजह से, तो डेफिनेटली आप इस टॉपिक को समझने के बाद बहुत सारे एज स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी बायोलॉजी, तो आप लोगों की क्वेरीज का जवाब दे पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक हमने लिया है, ये बीएससी पार्ट 2 सिलेबस का टॉपिक है और दिस इज पेपर 3 सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन ए, इम्यूनोलॉजी। तो इसके अंतर्गत हम एंटीजन, एंटीबॉडीज, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में, सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। डेफिनेटली ये सारा पढ़कर आप वैक्सीनेशन किस प्रकार से वर्क करता है, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, तो ये सारी क्वेरीज का जवाब आप दे पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। इम्यून सिस्टम दो प्रकार का है, टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज पाए जाते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स और स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमारा जो सिलेबस है दैट डील्स विद द स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। हम डिटेल में स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ेंगे और स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स या विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र, इसके अंतर्गत ही एंटीबॉडी प्रोडक्शन सम्मिलित है। इसके अंतर्गत ही टॉपिक है एंटीबॉडी प्रोडक्शन, के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में हम थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या होता है ये नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स। टॉपिक से ही हमें समझ में आ रहा है कि नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स स्पेसिफिक नहीं है, विशिष्ट नहीं है। तो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जो कि विशिष्ट नहीं होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स का स्किन। स्किन एक इन जनरल सामान्य रूप से जो भी पैथोजेंस होते हैं एनवायरनमेंट में, उनसे हमारा बचाव, हमें बचाव प्रदान करता है। स्किन प्रोटेक्शन प्रदान करता है हमें। तो इन जनरल जो भी एनवायरनमेंट में पैथोजेंस हैं, उन सभी से स्किन हमें बचाता है। स्किन एक सुरक्षात्मक कवर है, आवरण है शरीर के ऊपर। तो स्किन विशिष्ट प्रकार की इम्यूनिटी हमें नहीं प्रदान करता, यह नॉन स्पेसिफिक प्रकार की इम्यूनिटी प्रदान करता है। दूसरे ऐसे सारे एग्जाम्पल्स हैं, म्यूकस, फैगोसाइटोसिस, म्यूकस, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्टमक एसिड्स, इंटरफेरॉन्स, लाइसोजाइम, फीवर, इन्फ्लेमेशन। अब जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियों में कोई सा भी
इन्फेक्शन हमें होता है, तो बॉडी का हम इन जनरल हम देखते हैं सामान्यतया बहुत ही कॉमन एक रिस्पॉन्स है कि फीवर, टेम्परेचर बढ़ जाता है शरीर का। तो इस प्रकार से फीवर एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। मतलब इन केस किसी को भी मान लो टीबी का इन्फेक्शन हो, जॉन्डिस का इन्फेक्शन हो या कोरोना भी अभी जो चल रहा है, तो इन जनरल बहुत सारे बीमारियों के लिए जो रिस्पॉन्स होता है वो फीवर तो डेफिनेटली है। तो इस प्रकार से ये भी नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। इन्फ्लेमेशन मतलब इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाना, अंदर जो भी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनका इकट्ठा हो जाना, चोट हमें चाहे किसी भी तरह से लगी हो या कहीं पे भी संक्रमण हुआ हो, तो वहाँ वो जो एरिया है वो हल्का लाल हो जाता है, वहाँ सूजन आ जाती है। तो इस प्रकार से ये भी नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत ही डिटेल में स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में, विशिष्ट प्रकार की इम्यूनिटी के बारे में। तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी स्पेसिफिक एंटीजेंस की वजह से उत्पन्न होती है शरीर में। स्पेसिफिक इम्यूनिटी विशिष्ट होती है प्रत्येक स्पेसिफिक प्रकार के एंटीजन के रिस्पॉन्स में। और स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रदान करने में एंटीजेंस, हैप्टेंस, एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, बी सेल्स, टी सेल्स, ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और अन्य, ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं। ये सभी इन्वॉल्व हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी के फिनोमेनन में। अब हम एक एक करके लेंगे कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी किस प्रकार से काम करती है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एंटीजेंस के बारे में। एंटीजेंस, एंटीजन ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये हम किस प्रकार के पदार्थों के लिए किस पदार्थ के लिए हम प्रयोग में लेते। एंटीजन यानी कि प्रतिजन। तो एंटीजन केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, एंटीजन या प्रतिजन केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं। एंटीजन की वजह से शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न हो पाता है। सामान्यतया वे सारे पदार्थ जिनको शरीर स्वयं अपना नहीं मानता है, सेल्फ नहीं मानता है, सेल्फ रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ऐसे पदार्थ एंटीजन होते हैं शरीर के लिए। तो बहुत सारे पदार्थ एंटीजेनिक होते हैं और कई बार कई लोगों को मिल्क प्रोटीन सूट नहीं करते हैं और कई बार पॉलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं, उनसे इम्यून रिस्पॉन्स उनकी वजह से उत्पन्न हो जाता है, वो एंटीजन की तरह एक्ट करते हैं। बैक्टीरिया, फ्लैजिला, बैक्टीरिया के पार्ट्स जो होते हैं, दे आर बैक्टीरिया जो होते हैं वो एंटीजन की तरह कार्य करते हैं। अब किसी भी पदार्थ के केमिकल सब्सटेंस
में एंटीजन की प्रॉपर्टी होने के लिए उसके जो स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी क्या होनी चाहिए? यदि कोई पदार्थ एंटीजन की तरह कार्य कर रहा है शरीर के अंदर, अ, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करने में यदि कोई पदार्थ सक्षम है, तो उसके अंदर जो संरचनात्मक जो क्या विशिष्टता होनी चाहिए, संरचनात्मक विशिष्टता क्या होनी चाहिए उसके अंदर? तो प्रत्येक एंटीजन में, प्रत्येक प्रतिजन में एक भाग होता है जिसे हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट स्थल कहते हैं। प्रत्येक एंटीजन में एक भाग होता है जिसे हम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट स्थल कहते हैं। तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट एक स्थान है एंटीजन मॉलिक्यूल पर, और इस स्थान पर लगभग 6 to 8 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, या फिर इस स्थान पर, इसी स्थल पर कार्बोहाइड्रेट भाग पाया जाता है, और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इस स्थल का, वो लगभग 750 डाल्टन होता है। मतलब एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट जो स्थल होता है वहां पर 6 to 8 एमिनो अम्ल हो सकते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी पाया जा सकता है। एक किसी एंटीजन में दो या दो से अधिक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट स्थल पाए जाते हैं। प्रोटीन सबसे बेस्ट एंटीजन पाए जाते हैं, प्रतिजन पाए जाते हैं। सबसे बेस्ट प्रोटीन्स होते हैं प्रतिजन, क्योंकि उनमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, प्रोटीन्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं एमिनो अम्ल, उनसे अनेक कॉम्बिनेशंस में एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स का निर्माण संभव हो पाता है। मतलब बहुत वैरायटी उत्पन्न हो जाती है एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स की, एमिनो एसिड्स की के प्रेजेंस की वजह से। पॉलीसेकेराइड्स एवं न्यूक्लिक एसिड्स में पुअर एंटीजन क्वालिटीज होती हैं। अपेक्षाकृत जो एंटीजेंस, जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग एंटीजन नहीं होते हैं, पर प्रोटीन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीजन होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं। लिपिड्स नॉन एंटीजेनिक होते हैं। लिपिड्स द्वारा एंटीजन रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स नहीं उत्पन्न हो पाता। तो एंटीजेंस जो होते हैं वो बहुत हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं। 10,000 डाल्टन्स का उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब हम एक और टर्मिनोलॉजी पर आते हैं, हैप्टेन्स। तो हैप्टेन्स क्या होते हैं? हैप्टेन्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इनकी विशिष्टता ये होती है कि ये स्वयं तो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर ये अन्य टिश्यू प्रोटीन्स या पॉलीसेकेराइड के साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स बनाकर ये, इनमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी आ जाती है। देन दे एक्ट एज एंटीजेंस। जब ये जुड़ जाते हैं प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड के साथ, तब इनमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी आ जाती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हैप्टेन का, a derivative of the penicillin molecule is the hapten। तो जो पेनिसिलिन मॉलिक्यूल का डेरिवेटिव है वो हैप्टेन की तरह कार्य करता है,
वो प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है और फिर शरीर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलर्जिक रिएक्शन उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से हम समझ चुके कि जो जो भी जैसे पैथोजन जो होता है मतलब रोगकारी कीटाणु, तो वो हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स अपनी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज की वजह से उत्पन्न करता है। अब हम पढ़ते हैं एंटीबॉडीज। मतलब हमने अभी तक पढ़ा कि एंटीजेंस जो हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करते हैं शरीर के अंदर। तो इम्यून रिस्पॉन्स के अंतर्गत एंटीबॉडीज का उत्पादन किया जाता है शरीर में, और फिर ये जो एंटीबॉडीज हैं ये एंटीजन से फाइट करते हैं और प्रयास करते हैं कि एंटीजेंस को वो निष्क्रिय कर सकें। तो असल में एंटीबॉडीज ये हैं क्या? पहले हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि ये एंटीबॉडीज हैं क्या, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार की कोशिकाएं एंटीबॉडीज का उत्पादन करती हैं शरीर में, और ये किस प्रकार संभव हो पाता है एंटीबॉडीज का उत्पादन। तो एंटीबॉडीज असल में ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं, और इन्हें हम, चूंकि ये इम्यून सिस्टम में एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इसलिए इनका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आईजी इसका सिंबल है। और ये जो एंटीबॉडीज हैं ये एंटीजन के साथ रिएक्ट करती हैं। मतलब प्रत्येक एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी को एंटीबॉडी उत्पन्न करता है इम्यून रिस्पॉन्स द्वारा, और फिर ये जो एंटीबॉडीज हैं स्पेसिफिक एंटीबॉडीज ये उन्हीं एंटीजन को निष्क्रिय करने का प्रयास करती हैं। तो एंटीबॉडीज लगभग 20% प्रोटीन पार्ट बनाती हैं ब्लड प्लाज्मा का। एंटीबॉडीज गामा ग्लोबुलिन्स हैं, और 5 प्रकार के 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज उपस्थित हैं। आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीटी, आईजीई। तो ये 5 प्रकार के एंटीबॉडीज हैं शरीर में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इनके लक्षण, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इनके फंक्शंस है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो ये इन जनरल ये टॉक्सिन्स और वायरसेस को न्यूट्रलाइज करती हैं ये, और ऑप्सोनाइजेशन इनका मतलब इनका जो फंक्शन है ये कई तरह से फंक्शन करती हैं। न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक टेबल है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं इम्यूनो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के। तो परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली है आईजीजी का, सीरम में 75% सबसे ज्यादा आईजीजी है, और आईजीए है 15%, आईजीएम है 9%।
इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो मेजर ग्लोबुलेंस हैं, उनके जो ये इम्यूनोग्लोबुलेंस हैं, इनके मेजर फंक्शंस क्या हैं? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आईजीजी जो है वो ये ऑप्सोनाइजेशन और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इस सब में काम करता है, न्यूट्रलाइजेशन में। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये प्लेसेंटा क्रॉस करने में सक्षम होता है और जो नवजात शिशु है उसे प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो आईजीजी के बाद आईजीए हम देखते हैं। और आईजीए बैक्टीरिया और वायरस को म्यूकस मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होने देता, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन को सुरक्षित रखता है बैक्टीरिया और वायरसेस से। और आईजीएम प्राइमरी रिस्पांस में उत्पन्न होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का पार्ट है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करता है। आईजीई यह वर्म इन्फेक्शन से बचाव करता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डिटेल में इम्यूनोग्लोबुलिन स्ट्रक्चर्स के बारे में। और ये जो भी 5 प्रकार के जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, उनमें क्या-क्या डिफरेंसेस हैं हम वो पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी भी हम पढ़ेंगे। इम्यून सिस्टम के सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। और किस तरह कार्य करता है ये पूरा सिस्टम, किस प्रकार से इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न होता है, ये हम स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर के बाद यू शुड बी एबल टू आंसर एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडीज क्या होते हैं, और एंटीजन का स्ट्रक्चर क्या है, हैप्टेंस क्या होते हैं,